मास सिस्टम दिख रहा है, ये है समझो मीन पोजीशन, ये वाला जो है ना ये मीन पोजीशन है, ये ग्रीन से दिखा हुआ, इसके दोनों तरफ ये चल रहा है, इधर सर्कुलर मोशन हो रहा है। इन दोनों में सिमिलरिटी और बाद में रिलेशन भी पढ़ेंगे। इसका जो हाइट है वही इस रेड वाले ब्लॉक का हाइट है, इसका दोनों का हाइट सेम है, जबकि ये सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म और ये हमारा वर्टिकल ऑसिलेशन। तो ये देखो दोनों का हाइट हमेशा सेम रहता है, हमेशा सेम रहता है। क्यों है, क्या है, वो पढ़ना है। पढ़ना क्या है, इंट्रोडक्टरी बात कर रहे हैं। सो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक डायमीटर पे जो हाइट बन रहा है वही हाइट के साथ ये भी ऑसिलेट कर रहा है। पढ़ेंगे हम लोग रिलेशन बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशन को ही हम लोग स्पेशल केस में सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। और ये पढ़ना है स्प्रिंग मास सिस्टम, इसका टाइम पीरियड भी निकालना है भाई, इसका टाइम पीरियड भी निकालने हैं। इसका टाइम पीरियड हम लोग जो पहले से अगर जानते हो तो आप टाइम पीरियड 2π√m/2, यहाँ पे 2π√m/ स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। ये स्प्रिंग मास सिस्टम का हम लोग एक्स कैसे वेरी कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी कैसे वेरी कर रहा है वो पढ़ना है, और एक्सेलरेशन, और साथ में पढ़ना है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम जिसमें कि हम लोग देखते हैं एक मीन पोजीशन होता है, एक एक्सट्रीम पोजीशन, दो होते हैं, एक इधर एक्सट्रीम एक उधर एक्सट्रीम। वेलोसिटी का वेरिएशन होता रहेगा, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0, मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम। एक्सट्रीम पे आएगा तो वेलोसिटी 0 और एक्सट्रीम पे जाएगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम। तो वेलोसिटी का वेरिएशन देखेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे मैक्सिमम होगा भाई, यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगा। मीन पे, एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। ये है देखो एक्सेलरेशन का वेरिएशन, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये है रेडियल एक्सेलरेशन। ब्लू कलर वाला है रेडियल एक्सेलरेशन और ये येलो वाला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पे टेंजेंशियल सबसे ज़्यादा होता है, mg का कंपोनेंट सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन टेंजेंशियल 0 रहता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। और रेडियल एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा होगा mv²/r, यानी v²/r होता है रेडियल एक्सेलरेशन। तो ये खैर इसका वेरिएशन हम लोगों को देखना है, इसलिए मैकेनिक्स बहुत यूज होने वाला है। यहाँ टेंशन का वैल्यू और डायरेक्शन, वैल्यू वेक्टर का, अब देखो वेट है कोई चेंज नहीं हो रहा, वेट हमेशा mg ही है हमेशा, लेकिन टेंशन देखो लोएस्ट पे सबसे ज़्यादा और एक्सट्रीम पे कम। टेंशन का वैल्यू का वेरिएशन है। तो टेंशन लोएस्ट पॉइंट पे आपको पता ही है कि लोएस्ट पॉइंट पे सबसे ज़्यादा टेंशन होता है, इसलिए ब्रेक करने का चांस भी सबसे ज़्यादा लोएस्ट पोजीशन पे ही होता है। तो ये जो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, इसमें मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अब देखो यहाँ काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन है, यहाँ पे देख रहे हो ये येलो वाला काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी का वेरिएशन दिखा रहा है टाइम के साथ। देखो एक्सट्रीम पे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी 0, मीन पे आया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, देखो एक्सट्रीम पे गया काइनेटिक एनर्जी 0, फिर मीन पे आएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो रहा है, और ये दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट है। तो ये एनर्जी कंसिडरेशन भी हम लोगों को देखने की एनर्जी एसएचएम में यानी ऑसिलेशन में यहाँ पे कैसे वेरी कर रहा है। और ये स्प्रिंग मास सिस्टम एक वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम था, ये हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम, ये पढ़ना है हम लोगों को। यहाँ पे देखो स्प्रिंग फोर्स का वेरिएशन दिखाए जा रहे हैं, ये है मीन पोजीशन, ये वाला क्या है भाई, तो ये है मीन पोजीशन, ये बीच में है मीन पोजीशन। यहाँ से इधर जाए तो फोर्स इधर लग रहा है स्प्रिंग फोर्स -kx, जब उधर डिस्प्लेस हो x नेगेटिव तो फोर्स पॉजिटिव इस डायरेक्शन में, ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन। ऐसा मोशन को ही हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। ऑसिलेशन का एक स्पेशल केस अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन इसको भी हम लोगों को पढ़ने हैं। ये स्प्रिंग फोर्स आप समझ लो कि स्प्रिंग फोर्स इस तरह से ही वेरी करता है, जब मीन से उधर जाएगा स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में, जब मीन से इधर आए स्प्रिंग फोर्स उस डायरेक्शन में। वैल्यू तो जितना ज़्यादा एक्स उतना ज़्यादा स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू, कम एक्स कम फोर्स, ज़्यादा एक्स ज़्यादा फोर्स, इस तरह से ये रीस्टोरिंग फोर्स चल रहा है। यही सब हम लोगों को आज देखने हैं। तो ये दो तरह से हो सकता है, दो तरह के कंडीशन में हो सकता है, या तो ये रेस्ट में हो या फिर ये मोशन में हो। यही तो हो सकता है, बॉडी चाहे तो रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो। तो अगर ये रेस्ट में है तो कोई बात नहीं, रेस्ट में है तो कोई बात नहीं, लेकिन मोशन में है तो दो बात हो सकता है। रेस्ट में है तो कोई बात नहीं, मोशन में है तो दो बात हो सकता है। क्या क्या दो बात हो सकता है भाई, कि मोशन हो सकता है हमारा पीरियोडिक मोशन, या फिर हो सकता है नॉन पीरियोडिक, पीरियोडिक हो सकता है या फिर नॉन पीरियोडिक, ऐसा हो सकता है। नॉन पीरियोडिक हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन पीरियोडिक मोशन अगर हुआ तो दो बात हो सकता है।
क्या कहे भाई? तो चाहे तो ऑसिलेटरी मोशन होगा या फिर नॉन ऑसिलेटरी मोशन होगा, ऑसिलेटरी मोशन या फिर नॉन ऑसिलेटरी मोशन होगा। अगर नॉन ऑसिलेटरी मोशन हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन ऑसिलेटरी हुआ तो दो बात हो सकता है भैया, चाहे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो या नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन हो। अगर नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन हुआ तो दो बात हो सकता है। क्या क्या भाई? तो चाहे ये एसएचएम लीनियर एसएचएम हो सकता है या फिर ये एंगुलर एसएचएम हो सकता है। लीनियर एसएचएम हुआ तो उसका कंडीशन बनता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और एंगुलर एसएचएम हुआ तो एंगुलर एक्सेलरेशन एट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज माइनस कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर टाइम्स थीटा। यह है कंडीशन फॉर लीनियर एसएचएम और यह है फॉर एंगुलर एसएचएम। तो ये तो आप बिल्कुल नोट कर लो भाई, और इसके सबके मीनिंग समझने हैं क्या है। आज जो हम लोगों का जो टॉपिक है, जो चैप्टर का नाम है, वो है ऑसिलेशन। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑसिलेशन कहाँ है। ऑसिलेशन यहाँ है। ऑसिलेशन चैप्टर का तो नाम है, लेकिन इसमें जो 95% पढ़ने हैं वो है एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। 95% जो बात पढ़ने हैं वो एसएचएम है, ये पढ़ने हैं। इसलिए कई बुक में इस चैप्टर का नाम ऑसिलेशन के बदले में एसएचएम है। एससी बराबर में पढ़ोगे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर का नाम है। एनसीईआरटी में देखोगे तो ये ऑसिलेशन नाम है। तो कई बुक में ऑसिलेशन चैप्टर का नाम दिया गया है, कई बुक में एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो 95% एसएचएम ही पढ़ना है, 5% ही ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का ही एक समझो कि स्पेशल केस हुआ एसएचएम और नॉन एसएचएम होता है। तो एसएचएम में हम लोगों को ज़्यादा टाइम बिताना है। ऑसिलेशन ये तो मीनिंग तो सबका जानना है, लेकिन ज़्यादा जो टाइम लगेगा वो एसएचएम और ऑसिलेशन। ठीक है, यहाँ तक इंट्रोडक्टरी बात समझे। अब जरा एक एक करके इन टर्म्स को समझ लें कि आखिर ये क्या कह रहा है भाई। तो देखो कह क्या रहा है, मोशन हो सकता है तो दो बात बोला मैंने। रेस्ट मोशन तो सब समझते हैं, अगर पोजीशन टाइम के साथ चेंज ना हो रहा हो, अगर पोजीशन टाइम के साथ चेंज ना हो रहा हो किसी बॉडी का, पार्टिकल का, तो वो रेस्ट में है। और पोजीशन अगर चेंज हो रहा हो टाइम के साथ तो वो मोशन में है। अब मोशन हो रहा है तो दो बात हो सकता है। क्या भाई? तो मोशन चाहे रिपीटिंग मोशन हो, पीरियोडिक मोशन हो, या फिर नॉन पीरियोडिक हो। पीरियोडिक का मतलब है रिपीटिंग मोशन। पीरियोडिक का मतलब क्या है भाई? रिपीटिंग मोशन, जो रिपीट हो रहा हो। पीरियोडिक मतलब रिपीटिंग मोशन, पीरियोडिक और रिपीटिंग मोशन। नॉन पीरियोडिक मतलब नॉन रिपीटिंग मोशन, जो रिपीट ना करे। तो पीरियोडिक या रिपीटिंग मोशन को अगर समझना चाहते हैं तो पीरियोडिक मोशन, जो भी पीरियोडिक मोशन होगा वो आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम जरूर रिपीट कर रहा होगा। पीरियोडिक और रिपीटिंग मोशन रिपीट्स इटसेल्फ, चाहे तो आप लिख सकते हैं रिपीट्स इटसेल्फ, अपना आप को ये रिपीट करता है आफ्टर फिक्स्ड टाइम इंटरवल। आफ्टर फिक्स्ड टाइम इंटरवल, कुछ फिक्स्ड टाइम इंटरवल होगा भाई, फिक्स्ड टाइम इंटरवल। और ये फिक्स्ड टाइम इंटरवल को हम लोग कैपिटल टी यानी कि टाइम पीरियड बोलते हैं। कैपिटल टी जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं भाई? तो ये है इसका टाइम पीरियड। फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होता है और उस रिपीट करने वाले टाइम इंटरवल को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है भाई, टाइम पीरियड बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पीरियोडिक मोशन समझ गए। फॉर एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल दे रहा हूं। रिपीटिंग मोशन का एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल ये रिपीट करेगा अपने आप को। यहाँ पे आया ए से, चलते 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 वापस ए को आ गया, वन टाइम पीरियड पूरा हुआ। एक वन मोशन जो है हो गया कंप्लीट। और फिर दूसरा साइकिल ऑफ मोशन, तीसरा साइकिल ऑफ मोशन। तो आफ्टर एवरी टाइम इंटरवल, जो कि तुम्हें पता है 2π/ω होता है अगर ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से चल रहा हो, तो सर्टेन टाइम इंटरवल पे ये रिपीट कर रहा हो। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसका एग्जाम्पल हो गया। और मान लो ये अर्थ है,
और इसके चारों तरफ मून है, रिपीट कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये भी रिपीटिंग मोशन का ही एग्जाम्पल हुआ। अब देखो स्प्रिंग मास सिस्टम है ऐसे, तो ये भी तो रिपीटिंग मोशन, जिसका भी हम लोगों ने एनिमेशन देखा, वीडियो देखा, तो ये भी क्या है, रिपीटिंग मोशन, इधर से इधर तक रिपीट कर रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है। या फिर ये वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम है, अगर मान लो ये ऐसे सीलिंग से लगा दिया स्प्रिंग और इसमें मास लगा दिया, तो ये भी क्या करेगा, तो भैया ऐसे ये मीन पोजीशन एक होता है, मीन पोजीशन जब ये नेचुरल, जब मीन पोजीशन एक होता है जहाँ पे नेट फोर्स 0 होता है। अब क्या होता है मीन पोजीशन, आगे हम लोग मैथमेटिकली भी समझेंगे और ऐसे भी समझेंगे, मीनिंग वाइज भी। मीन पोजीशन जब हमारा ये बिल्कुल ऑसिलेशन ना करे तो जहाँ पे रहेगा वही मीन पोजीशन है। कहाँ पे रहेगा, जहाँ पे नेट फोर्स 0 रहा हो। तो नेट फोर्स 0 होने वाले पोजीशन को मीन पोजीशन बोलते हैं। तो मीन पोजीशन के दोनों तरफ ये चलेगा। मीन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्स मैक्स, कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बोलते हैं इसको, कोई बात नहीं। ऐसे भी ऑसिलेशन, ये भी तो रिपीटिंग हो रहा है भाई, ये भी हमारा रिपीटिंग मोशन है। और रिपीटिंग मोशन के एग्जांपल में हो सकते हैं भाई सिंपल पेंडुलम, ये भी तो अपना रिपीटिंग मोशन है। ये भी इधर से इधर, इधर से इधर ऐसे चल रहा है भाई। इसका एक मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन जहां फोर्स 0 होता हो, और ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो ये भी हम लोग बोलेंगे कि रिपीटिंग मोशन है। तो ये समझ में आ गया रिपीटिंग मोशन। नॉन रिपीटिंग क्या है भाई, नॉन रिपीटिंग ये है कि कोरोना आया, पता नहीं अब कब आएगा, नहीं आएगा। एक बार गए ताजमहल देखने, अब कब जाएंगे भाई, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम थोड़ी फिक्स किए हुए हो कि एवरी ईयर जाओगे, नहीं है भाई फिक्स्ड। सो फिक्स टाइम इंटरवल पे रिपीट नहीं कर रहे हैं। अब एक बार मान लो हमने पढ़ा दिया ऑसिलेशन आपको, तो अब फिर से आपको थोड़ी ना ऑसिलेशन पढ़ाएंगे, तो क्या हुआ, ये सब रिपीटिंग नहीं हुआ। तो रिपीटिंग मोशन और नॉन रिपीटिंग मोशन, दो तरह के मोशन हो सकते हैं। ठीक है, एक बार मोदी जी चले गए पंजाब, अब जरूरी थोड़ी है कि फिक्स टाइम इंटरवल पे जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे। तो नॉन रिपीटिंग मोशन, रिपीटिंग मोशन, समझ में आ गया भाई। रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग, बोलो क्लियर है? चलो ये सब तो आप जानते हैं, ये सब में तो कोई खास बात नहीं है समझने की। अब जरा आगे बढ़ते हैं कि ठीक है भाई, अब नॉन रिपीटिंग है तो उसकी तो कोई रूल है ही नहीं। नॉन रिपीटिंग में क्या रूल है, चले गए अब क्या, तो जिसका रूल हो सकता है उसी का तो पढ़ेंगे आगे। इसलिए नॉन रिपीटिंग है तो कोई बात नहीं हुआ, लेकिन जो रिपीटिंग है उसमें दो तरह के मोशन हो सकते हैं। क्या क्या भाई, तो जो रिपीट हो रहा है वो चाहे तो ऑसिलेटरी हो जाए या नॉन ऑसिलेटरी हो जाए। ऑसिलेटरी का मतलब है टू एंड फ्रो मोशन, जिस पाथ से गए वापस उसी पाथ पे आए, जिस पाथ पे गए वापस उसी पाथ को रिट्रेस करता हुआ इधर से उधर, इधर से। टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल स्प्रिंग का था, वॉल से अटैच कर दिया और स्प्रिंग से एक ब्लॉक अटैच कर दिया। अब ये क्या कर रहा है भाई, तो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, एक ही लाइन पे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। कभी इधर आ रहा है उस समय कंप्रेस्ड हो गया स्प्रिंग, फिर इधर जा रहा है उस समय इलोंगेटेड हो गया स्प्रिंग। इस वजह से चल रहा है टू एंड फ्रो मोशन। ये देखो, अगर इसकी बात करें तो ये भी टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है भाई, ये भी टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है इस तरह से, बैक एंड फोर्थ मोशन या टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो टू एंड फ्रो मोशन या बैक एंड फोर्थ मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। पीरियोडिक तो होगा, पीरियोडिक का ही तो एक टाइप है, ऑसिलेटरी या नॉन ऑसिलेटरी। तो ये है ऑसिलेटरी। और नॉन ऑसिलेटरी का एग्जांपल मान लो ये है, ये मोशन है सन के चारों तरफ अर्थ मान लो रोटेट कर रहा है, तो ये यहाँ से इस डायरेक्शन में गया तो वापस इधर नहीं आएगा, ये ऐसे करके अपने आप को रिपीट करेगा। यहाँ तक आया फिर वैसे ही जाएगा, रिपीट करेगा। ऐसे नहीं, अगर ये होता कि इधर गए फिर वापस इधर आए, फिर इधर गए फिर वापस इधर आए, फिर इधर गए फिर वापस इधर आए, तो ऑसिलेटरी होता। अभी क्या हो रहा है, ऐसे ही चलते जा रहे हैं, ऐसे ही चलते जा रहे हैं। तो ये टू एंड फ्रो मोशन नहीं है, बैक एंड फोर्थ मोशन नहीं, बैकवर्ड है ही नहीं मोशन, एक ही डायरेक्शन में चलता जा रहा है। तो पीरियोडिक तो है, पीरियोडिक बट नॉट ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी नहीं है ये, पीरियोडिक तो है, ऑसिलेटरी नहीं है। ये ऑसिलेटरी है, ये ऑसिलेटरी है। तो समझ में आया, रिपीटिंग तो ये भी है, रिपीटिंग ये भी है, इसका भी अपना टाइम पीरियड है, इसका भी अपना टाइम पीरियड है। अब अर्थ हमारा रोटेट कर रहा है सन के चारों तरफ अपना फिक्स टाइम इंटरवल से, अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, अर्थ अपने ही एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, इसका टाइम पीरियड 24 आवर्स है, ये भी अपना फिक्स टाइम इंटरवल में रिपीट कर रहा है अपने आप को। लेकिन ऐसा थोड़ी कि अर्थ एक बार ऐसे होगा फिर ऐसे होगा फिर ऐसे होगा फिर ऐसे होगा, ऐसे तक करके नहीं कर रहा, इसलिए ये ऑसिलेशन नहीं है, ये हमारा रिपीटिंग तो है बट ये
ऑसिलेटरी नहीं है, ये नॉन ऑसिलेटरी में चला जाएगा। सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किस में चला जाएगा? नॉन ऑसिलेटरी में। और टू एंड फ्रो मोशन मतलब फॉर एग्जांपल ये समझ लो कि इसमें हम लोग बोल सकते हैं पेंडुलम वाला और ये स्प्रिंग मास वाला, ये सब हमारा ऑसिलेटरी होगा, स्प्रिंग मास सिस्टम। बोलो भाई ठीक है, ऑसिलेटरी समझ गए, नॉन ऑसिलेटरी समझ गए, क्लियर है? टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। आप लिख लेना कहीं पे भी, टू एंड फ्रो मोशन और बैक एंड फोर्थ मोशन इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन इसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है भाई, यहां तक समझ गए। अब देखो कि ये ऑसिलेटरी मोशन नॉन ऑसिलेटरी है तो कोई बात नहीं भाई, नॉन ऑसिलेटरी रहे, रिपीटिंग बना रहेगा क्योंकि रिपीटिंग का ही एक टाइप है, रिपीटिंग है बट नॉन ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी होगा दो टाइप के, चाहे एसएचएम हो जाए या नॉन एसएचएम हो जाए। एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसका नाम भी क्यों है वो भी आज जानेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो कुछ ऑसिलेशन एसएचएम होते हैं और कुछ ऑसिलेशन नॉन एसएचएम होते हैं। तो ये तो आपको देख के ही पता लग गया होगा कि एसएचएम वो होंगे ऑसिलेशन जिसमें एक्सेलरेशन का ये कंडीशन हो कि एक्सेलरेशन, अगर हम लोग मीन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेसमेंट पे एक्सेलरेशन देखें तो वो कांस्टेंट टाइम्स एक्स होना चाहिए। जिस तरह से स्प्रिंग फोर्स में होता है, स्प्रिंग फोर्स में जो हमारा फोर्स बनता है नेट फोर्स उस ब्लॉक पे, अगर इस स्प्रिंग मास सिस्टम की बात करें तो इस पे जो हमारा फोर्स बनता है वो होता है माइनस ऑफ के एक्स होता है भाई। इसलिए एक्सेलरेशन क्या होगा ब्लॉक का? तो फोर्स डिवाइडेड बाय मास, यानी कि माइनस कांस्टेंट अपॉन एम इनटू एक्स। तो ये देखो ये यही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। एक्सेलरेशन जो एक्स डिस्प्लेसमेंट पे है वो कांस्टेंट टाइम्स एक्स है। तो ये लीनियर एसएचएम का एग्जांपल हुआ। लीनियर एसएचएम हमेशा एक लाइन पे होगा, हमेशा क्या होगा? एक लाइन पे मोशन होगा, एक लाइन पे जाएगा फिर उसी लाइन पे वापस, एक लाइन पे जाएगा तो उसी लाइन पे वापस, ये एक ही लाइन पे चलता रहेगा। तो लीनियर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम जो कि एंगल वाइज चलता है, फॉर एग्जांपल सिंपल पेंडुलम में एक आर्क पे मोशन हो रहा है, आर्क पे हो रहा है, इसी आर्क पे जाएगा फिर इसी आर्क पे वापस आएगा, इसी आर्क पे जाएगा फिर इसी आर्क पे वापस आएगा। इस तरह से ये इसका मोशन हो रहा है। और ऐसे कंडीशन में मतलब एंगल ट्रेवर्स कर रहे हैं फिर वापस उसी पाथ से रिवर्स कर रहे हैं, ऐसे चलता जा रहा है। तो इसमें हम लोग देखेंगे ये सिंपल पेंडुलम जो होता है, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम को हम लोग दोनों में काउंट करते हैं, मतलब उसको लीनियर एसएचएम की तरफ भी समझते हैं और एंगुलर एसएचएम की तरफ समझते हैं। अगर बड़ा एम्पलीट्यूड का मान लो किसी को भी पकड़ के लटका दिया और ऐसे घुमा दिया तो वो सब क्या है? पेंडुलम है, एंगुलर एसएचएम है। वो सब क्या है? एंगुलर एसएचएम है। पेंडुलम भी दो तरह का होता है, सिंपल पेंडुलम एंड फिजिकल पेंडुलम। तो खैर फिजिकल पेंडुलम पढ़ना नहीं है तुम्हें, सिंपल पेंडुलम पढ़ना है। एंगुलर एसएचएम हमेशा एक आर्क पे होता है, ऑन ए आर्क, एक आर्क पे होगा, ये होगा ऑन ए लाइन। ठीक है भाई। अब ये कंडीशन क्या है, नाम क्या है, एसएचएम क्यों बोल रहे हैं, वो सब हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। अभी तो बस मैंने मीनिंग बताए हैं कि किसका क्या मीनिंग है। ऑसिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का एक टाइप है सिंपल हार्मोनिक मोशन, बाकी है नॉन एसएचएम। ऑसिलेशन तो हो बट ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ना हो। फॉर एग्जांपल इसका देखो एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मान लो एक वर्टिकल वॉल है, ये एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ है फ्लोर और इधर से भी एक वर्टिकल वॉल है और यहाँ पे बीच में हमने एक ब्लॉक रखा और इसको इधर वेलोसिटी दे दिया। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा क्योंकि स्मूथ सरफेस है, कहीं पे फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन इज जीरो, तो कांस्टेंट स्पीड से जाएगा, कोलिजन हुआ फिर उतनी ही स्पीड से वापस आ गया। प्योर इलास्टिक कोलिजन मान लो हुआ, उतनी ही स्पीड से वापस आ गया, फिर कांस्टेंट स्पीड से आया, फिर कोलिजन हो गया, फिर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, फिर आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में एक्सेलरेशन ऑलवेज जीरो है क्योंकि हमेशा वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। पूरे इसमें एक्सेलरेशन जीरो, पूरे इसमें एक्सेलरेशन जीरो। यहाँ एक्सेलरेशन क्या है? प्रोपोर्शनल टू एक्स होना चाहिए, मतलब जितना एक्स उसके हिसाब से एक्सेलरेशन होना चाहिए, वेरी करते रहना चाहिए, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। तो ये ऑसिलेशन तो है, ऑसिलेशन है, बट यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये हमारा ऑसिलेशन है बट नॉन एसएचएम है।
एसएचएम तब होगा जब एक्सेलरेशन मीन पोजीशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये कंडीशन जो सेटिस्फाई करे वो एसएचएम है, जो ये कंडीशन ड्यूरिंग ऑसिलेशन ना सेट कर पाए वो नॉन एसएचएम है। बोलो भाई, क्लियर है? टू एंड फ्रो मोशन इज ऑसिलेटरी मोशन। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जितने भी एसएचएम हैं वो ऑसिलेटरी जरूर होंगे, जितने भी एसएचएम हैं वो ऑसिलेटरी जरूर होंगे, लेकिन जितने ऑसिलेशन हैं वो सारे एसएचएम हो जाएं ऐसा ज़रूरी नहीं होगा, क्योंकि 1000 ऑसिलेशन है उसमें से हो सकता है 1000 में से 900 ही एसएचएम हो, बाकी 100 तो नॉन एसएचएम है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑसिलेशन का 2 टाइप है, तो कुछ ऑसिलेशन एसएचएम है, कुछ नॉन एसएचएम है। इसलिए जितने भी एसएचएम हैं, एवरी एसएचएम इज ऑसिलेटरी, बट ऑल ऑसिलेटरी कैनॉट बी एसएचएम। ऑल एसएचएम आर ऑसिलेटरी, बट ऑल ऑसिलेटरी आर नॉट एसएचएम। कुछ जो हैं वो एसएचएम नहीं भी हैं, ठीक है। ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक, ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक, बट सम पीरियोडिक मोशन जो होते हैं वो ऑसिलेटरी नहीं होंगे। ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक, बट ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी, सम आर नॉन ऑसिलेटरी। सारे पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं होंगे, लेकिन सारे ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होंगे। सारे पीरियोडिक मोशन में काउंट होंगे, लेकिन सारे मोशन पीरियोडिक हो जाए, रिपीटिंग हो जाए, ये ज़रूरी नहीं। तो ये बात तो आपको समझ में आ गया। बोलो भाई, यहाँ क्लियर है? ऑल ऑसिलेशंस, ये भी एक सेंटेंस लिख सकते हैं, ऑल ऑसिलेशंस आर पीरियोडिक, बट ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी। ये बात तो आप मान गए। चलो भाई, ये ठीक है। एक चीज़ और समझा जाए, एक चीज़ और समझा जाए। क्या भाई? तो एक चीज़ और ये समझना है तुम्हें कि तुमने कभी कभी सुना होगा वाइब्रेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन में क्या डिफरेंस है? वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन क्या है? ऑसिलेटरी मोशन तो तुमने समझा इस तरह से, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, ऑसिलेटरी मोशन है भाई। वाइब्रेटरी मोशन भी ऐसा ही होता है, ये भी ऐसे ही वाइब्रेशन कर रहा है। मान लो ट्यूनिंग फॉर्क है, मान लो ट्यूनिंग फॉर्क है, उसके प्रॉन्ग जो हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं। जब स्ट्राइक करते हैं तो ये वाइब्रेट कर रहा है। ये क्या है? वाइब्रेशन हो रहा है। इसके दोनों प्रॉन्ग, ट्यूनिंग फॉर्क है, इसके दोनों प्रॉन्ग वाइब्रेट कर रहे हैं इस तरह से। ट्यूनिंग फॉर्क इस तरह के स्टील का मान लो बना हुआ है या आयरन का बना हुआ है, इसको स्ट्राइक करोगे तो ये दोनों ऐसे 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 वाइब्रेट करने लगते हैं। और पेंडुलम इस तरह से तुमने हैंग कर दिया, पेंडुलम मान लो हैंग कर दिया, तो ये क्या करेगा भाई? तो ये ऑसिलेट कर रहा है ऐसे, ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन वाइब्रेटरी मोशन में क्या डिफरेंस क्या है? तो देखो भाई, डिफरेंस कुछ खास नहीं है, बस एक सेंस में हम लोग वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी को अलग अलग करते हैं। ये भी ऑसिलेटरी है, ये भी ऑसिलेटरी है, दोनों ऑसिलेटरी मोशन ही हैं, लेकिन उस ऑसिलेटरी मोशन को वाइब्रेटरी तब बोल देते हैं जब इसमें ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो। अगर ऐसे हो रहा है तो ऑसिलेशन, और ऐसे हो रहा है तो वाइब्रेशन। मतलब ये 1 सेकंड में 2 बार हो रहा है ऑसिलेशन, 1 सेकंड में 2 बार 4 बार हो रहा है भाई तो ऑसिलेशन। देखिए 1 सेकंड में अगर 100 टाइम्स हो रहा है, 200 टाइम्स हो रहा है, तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का मतलब है लार्ज फ्रीक्वेंसी। लार्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ? लार्ज फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मीन्स टाइम पीरियड बहुत कम, थोड़ा सा टाइम पीरियड। इसका टाइम पीरियड जो होगा मान लो 0.001 सेकेंड, ये है इसका टाइम पीरियड। ऑसिलेटरी मोशन इसका टाइम पीरियड है 1 सेकेंड।
ऐसा समझ लो, 2 सेकंड हर टाइम पीरियड। तो क्या है ये? ऑसिलेटरी मोशन। सो ऑसिलेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन आर नॉट बेसिकली डिफरेंट व्हेन फ्रीक्वेंसी इज लार्ज। जल्दी 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 हो रहा है तो वो वाइब्रेटरी मोशन, एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं अपने मीन पोजीशन के अबाउट। ऑसिलेशन जब हमारा फ्रीक्वेंसी कम यानी कि टाइम पीरियड ज़्यादा हो। ठीक है, बेसिकली दोनों सेम है, नेचर वाइज दोनों सेम है। नेचर वाइज सेम है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेशन हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे वाइब्रेटरी मोशन, कम फ्रीक्वेंसी का है तो बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन। चलो ये भी बात आप समझ गए, क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग ऑसिलेशन एसएचएम के बारे में समझे। ऑसिलेशन आप समझ गए। अब लास्ट में आएगा तुम्हें डैम्ड ऑसिलेशन। इस चैप्टर के लास्ट में आता है डैम्ड ऑसिलेशन, फ्री ऑसिलेशन। इसके पहले 90% काम एसएचएम पे होने हैं। तो अब हम लोग समझेंगे, ऑसिलेशन समझ चुके, टू एंड फ्रो मोशन इज ऑसिलेशन। अब एसएचएम को समझना है, एसएचएम को ही डिफाइन करना है, इसी के बारे में पढ़ना है, इसी में ग्राफ, एनर्जी, बहुत कुछ देखने हैं। तो देखा जाए, बोलो क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ें। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। लिखो एसएचएम। सिंपल हार्मोनिक मोशन लिखा जाए। नाम पहले समझा जाए कि ये इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों बोल रहे हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो भाई, इसको नाम से हम लोग इसका मीनिंग समझ लें। हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन की बात करें, मैथ्स में 2 हैं जो हार्मोनिक फंक्शन हैं। देखो भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने पढ़ा है साइन, कॉस, टेन, साइन का कोसेक, सेक और कॉट, यही तो पढ़ा है भाई। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, आउट ऑफ दीज 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2 आर हार्मोनिक फंक्शन। इन 2 फंक्शन को बोलते हैं हार्मोनिक, जिनका ग्राफ, जिसका ग्राफ इस तरह का आए या इस तरह का आए, नेचर तो वही रहे, इस तरह का हो, उसको हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक फंक्शन। जिसका, उसका हार्मोनिक फंक्शन भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम है साइनोसॉइडल फंक्शन। इसको साइनोसॉइडल फंक्शन भी बोलते हैं और हार्मोनिक फंक्शन भी बोलते हैं। साइनोसॉइडल फंक्शन और हार्मोनिक फंक्शन ये 2 हैं, साइन एंड कॉस। हार्मोनिक फंक्शन बोले या साइनोसॉइडल, साइनोसॉइडल फंक्शन जिसका साइन को साइन के जैसा होता है। बाकियों का ग्राफ, अब देखो टेन का ग्राफ, तो टेन का ग्राफ तो ऐसे होता है, इस तरह से चलता है, कॉट का, सेक का, इन सब का। लेकिन ऐसा ग्राफ जो ऐसे ऐसे, ऐसा ग्राफ सिर्फ 2 का आता है, इसको हम लोग हार्मोनिक फंक्शन या साइनोसॉइडल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है भाई। तो यहाँ पे जरा नाम से अगर समझना चाहें तो मैं बता रहा हूँ, 2 तरह से एसएचएम को हम लोग डिफाइन करते हैं। स्कूल में आपको एक ही बताए जाएंगे, फिलहाल तो हम लोग दोनों तरह से समझें। एक नाम से डिराइव कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन किसको बोलेंगे, तो ऑसिलेशन को ही तो बोलेंगे। ऑसिलेशन का ही एक टाइप होता है एसएचएम और नॉन एसएचएम। तो एसएचएम किसको बोलेंगे, तो ऐसा ऑसिलेशन, ऐसा ऑसिलेशन, ये है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0, जब मीन पोजीशन पे है तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और इस समय फोर्स भी नेट इस पे 0 है। नेट फोर्स इस ऑसिलेटिंग सिस्टम पे क्या है, 0 है। तो इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के दोनों तरफ इक्वल एम्पलीट्यूड, इधर भी एम्पलीट्यूड उतना ही होगा, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। सब जानते हैं भाई, और आप जान गए, नहीं जानते तो ये है। तो ठीक है भाई, ऐसा ऑसिलेशन जिसमें डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन, मान लो एक्स डिस्प्लेसमेंट पे अभी है,
अभी ये ऑसिलेटिंग पार्टिकल क्या है, वो एक्स डिस्प्लेसमेंट पे है। अब जब ये एक्स डिस्प्लेसमेंट पे है तो इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किए जाएं, तो वो सिंपल एक फंक्शन हो किसका भाई, तो हार्मोनिक फंक्शन का। हार्मोनिक फंक्शन मतलब साइन या कोसाइन, साइन या कॉस से रिप्रेजेंट किया जा सके ऐसा ऑसिलेशन जिसमें मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो वो सिंपल टर्म ऑफ हार्मोनिक फंक्शन हो, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हार्मोनिक फंक्शन से रिप्रेजेंट जहां कर सकें। किसको करना है रिप्रेजेंट, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन। कोई ऑसिलेटिंग सिस्टम है उसमें जो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन अगर सिंगल हार्मोनिक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हार्मोनिक फंक्शन से रिप्रेजेंट हो सके तो ऐसे ऑसिलेशन को एसएचएम बोलेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हार्मोनिक मोशन। ऐसा मोशन जिसमें डिस्प्लेसमेंट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हार्मोनिक फंक्शन में रिप्रेजेंट हो सके, ये हो या फिर कॉस वाला हो, बात एक ही है। कॉस से भी रिप्रेजेंट करें तो ये भी, क्योंकि ये एक हार्मोनिक फंक्शन है और सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है कि एक ही टर्म हो। अब ऐसा भी तो हो सकता था x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 2 कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 3 मान लो साइन 4 ओमेगा टी, ऐसे करके कुछ हो, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। तो ऐसे को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं बोलेंगे कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हार्मोनिक फंक्शन नहीं। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, जो एक ही टर्म हो। सबसे सिंपल क्या हो सकता है, एक टर्म वाला हो और वो बस साइन या कॉस का रहे। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हार्मोनिक फंक्शन से जिस मोशन को रिप्रेजेंट किया जा सके वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। एक डेफिनेशन तो ये है, तो ये नेम वाइज है। बाकी जो स्कूल में होते हैं वो भी मैं लिखवाऊंगा दूसरा डेफिनेशन। तो एक तो आप लिख लो इसको, एक आप इसको लिख लो इसको दिखा करके, और यहां मैं लिख सकता हूं such an oscillation in which displacement, सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आगे फंस जाएंगे। बहुत मैथमेटिकल है, मैकेनिक्स समझो शुरू हो गया, और ये बेस है वेव मोशन के लिए आगे ये चैप्टर पूरा। तो सच एन ऑसिलेशन इन विच डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब हो गया सिंगल टर्म हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक का मतलब साइन हो चाहे कॉस हो। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हार्मोनिक फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें तो इसको बोलेंगे हम लोग एसएचएम। बोलो भाई, क्लियर है यहां तक? तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हार्मोनिक फंक्शन एसएचएम का एक डेफिनेशन आपने ये समझा, नाम से हम लोग पता लगाए। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हार्मोनिक फंक्शन सिंगल टर्म ऑफ हार्मोनिक फंक्शन से रिप्रेजेंट कर पाए। क्या रिप्रेजेंट कर पाए? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, अगर डिस्प्लेसमेंट को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमें लिखना हो तो वो डिस्प्लेसमेंट टाइम के फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करें तो वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हार्मोनिक फंक्शन के टर्म में हो, तो ऐसा ऑसिलेशन विल बी। अब देखो, आप सोचेंगे ये ऐसे होने से ये रिप्रेजेंट हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। देखो, इसका ग्राफ प्लॉट करने का कोशिश करो। x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, जिसका कि हम लोगों ने अभी
वीडियो में भी देखा था, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो a sin ओमेगा टी है, sin ओमेगा टी ये होता है भाई, sin ओमेगा टी का ग्राफ ये होगा। तो a sin ओमेगा टी a से मल्टीप्लाइड है। जब ये sin ओमेगा टी 1 होगा तो x का वैल्यू a होगा। जब sin ओमेगा टी का वैल्यू 1 होगा मतलब π/2 पे, तो उस समय x का वैल्यू a होगा। चलो भाई a होगा, तो ये ऐसे होगा। जब 0 होगा तो 0 ही हो जाएगा। जब sin ओमेगा टी 0 हो तो 0 हो जाएगा। जब sin ओमेगा टी -1 होगा तो उस समय ये -a होगा। जब ये +1 होगा तो उस समय +a होगा। तो इस तरह से ये है, समझो, x = a sin ओमेगा टी का ग्राफ। अब सोचो x यहाँ पे ऐसे दिखा रहे हैं, इधर हमारा टाइम है, तो t = 0 पे, समझो कि t = 0 पे ये है, x = 0 मीन पोजीशन। t = 0 पे x = 0 मीन्स मीन पोजीशन। अब धीरे धीरे टाइम बीत रहा है और x का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। x का वैल्यू और बढ़ गया, थोड़े टाइम के बाद x और बढ़ गया, थोड़े टाइम के बाद ये x और बढ़ गया, और थोड़े टाइम के बाद ये x मैक्सिमम हो गया। मीन्स थोड़े टाइम में ये यहाँ आया, थोड़े टाइम में और बढ़ा, थोड़े टाइम के बाद ये और बढ़ा, थोड़े टाइम के बाद और बढ़ाया, और ये फिर ये मैक्सिमम हो गया, x का वैल्यू मैक्सिमम। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो x धीरे धीरे अब कम हो रहा है। तो x धीरे धीरे मतलब ये वापस आ रहा है, x का वैल्यू ये धीरे कम हो गया और कम हो गया, थोड़े टाइम के बाद और कम हो गया, थोड़े टाइम के बाद और कम हो गया, फिर 0 हो गया, x का वैल्यू 0 हो गया। उसके बाद क्या हुआ, तो x का वैल्यू -1 हुआ, -2 हुआ, -3 हुआ, तो x का वैल्यू -1 हुआ, -2 हुआ, -3 हुआ, ऐसे चला। फिर ये -4 हुआ, -5 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया, इस तरह से यहाँ पे आ गया, x का वैल्यू -5 हो गया। फिर इसके बाद -4, -3, -2, -1 करते हुए 0। फिर देखो यहाँ से ये अब ये यहाँ आ गया, ये अब डिस्प्लेसमेंट वैल्यू हो गया, x का वैल्यू -3, -2, उसके बाद से -1, फिर ये 0 हो गया। 0 हो गया मतलब यहाँ आ गए, एक साइकिल पूरा हो गया। देखो यहाँ से चले थे, वापस यहाँ आकर के यहाँ आ गए। फिर क्या हुआ, x फिर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ गया भाई, मैक्सिमम हो गया। फिर धीरे धीरे वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, x का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे आके 0 हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, अब निगेटिव हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, निगेटिव मैक्सिमम पे आ गए। उसके बाद क्या हुआ, फिर धीरे धीरे निगेटिव कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता, फिर 0 पे आ गए। यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल ये ऑसिलेशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये है। तो एक डेफिनेशन अभी हम लोगों ने समझा, अभी इस पे बहुत ज़्यादा आप नहीं समझ पाएंगे। हाँ, ये ज़रूर आपको ये पता लगा कि हाँ भाई ये जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है इसको एज ए फंक्शन ऑफ टाइम साइन से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। एक डेफिनेशन ये हुआ, ध्यान रखना। और ये तो नाम से डिराइव किया हम लोगों ने। एक और डेफिनेशन समझते हैं। एक और डेफिनेशन ये है, एनी ऑसिलेशन, ये ज़्यादातर ये चलता है, स्कूल वाले भी ये कराते हैं। एनी ऑसिलेशन विल बी SHM, आप चाहो तो लिख लो डेफिनेशन। एनी ऑसिलेशन विल बी SHM if the acceleration of the oscillating particle, any oscillation will be SHM if acceleration of the oscillating particle is proportional to the displacement from the mean position and the acceleration is always directed, ऐसा हम लोग लिखेंगे, always directed towards the mean position। ये भाई बिल्कुल सारा बात एकदम बेसिक से समझना जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी। एनी ऑसिलेशन विल बी SHM, किसी भी ऑसिलेशन को हम लोग SHM बोल सकते हैं। कब? जब एक्सेलरेशन हो प्रोपोर्शनल टू x, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल,
एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन, एक्सेलरेशन हमेशा मीन की तरफ डायरेक्टेड हो। मीन की तरफ डायरेक्टेड कब होगा भाई? जब x पॉजिटिव हो तो एक्सेलरेशन निगेटिव रहे, जब x निगेटिव हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहे, मतलब ये कंडीशन। इसी को लैंग्वेज में बोल रहे हैं, इसी को लैंग्वेज में बोल रहे हैं। ऐसा ऑसिलेशन को SHM बोलेंगे, ध्यान से समझ लो, ऐसा ऑसिलेशन को SHM बोलेंगे जहां एक्सेलरेशन किसी भी डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू के लिए एक्सेलरेशन जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होगा, एंड एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स मीन होगा। जो स्प्रिंग मास सिस्टम दिखाया था ना अभी वीडियो में, स्प्रिंग मास सिस्टम, भैया ये मीन पोजीशन है, अगर ये इधर जाए तो एक्सेलरेशन ऐसे हो जाए, इधर आए तो एक्सेलरेशन ऐसे हो जाए, मीन्स x पॉजिटिव हो, ये x इज इक्वल टू 0 वाला, x पॉजिटिव तो फोर्स निगेटिव यानी एक्सेलरेशन निगेटिव, फोर्स निगेटिव तो एक्सेलरेशन भी निगेटिव, और x निगेटिव हो तो फोर्स यानी एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। तो हमेशा डायरेक्टेड रहे टुवर्ड्स मीन, उधर जाए तो इधर डायरेक्टेड रहे, इधर आए तो उधर डायरेक्टेड रहे, मीन्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन। देखो यहाँ पे वही बात लिखा गया है यहाँ पे, any oscillation will be SHM if acceleration of the oscillating particle is proportional to displacement from the mean position। एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू क्या हो? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये x डिस्प्लेसमेंट पे अगर है तो ये एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ज़्यादा बड़ा x ज़्यादा बड़ा एक्सेलरेशन, कम x कम एक्सेलरेशन, 0x 0 एक्सेलरेशन। तो acceleration should be directly proportional to the displacement from the mean position and the acceleration is always directed towards the mean position। acceleration is always directed towards the mean position। उधर जाए तो इधर डायरेक्टेड हो, इधर आए तो उधर डायरेक्टेड हो, तो हमेशा मीन की तरफ है। इसको मीन पे जाने का पता नहीं, भूत सवार है इसको। उधर जाएगा नहीं भाई मीन की तरफ, इधर आए नहीं भाई मीन की तरफ चलो, ऐसा टेंडेंसी हमेशा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन रहे तो उसको SHM बोलेंगे। ये मोस्ट कॉमन डेफिनेशन है जो ज़्यादातर लिखवाए जाते हैं, बताए जाते हैं, ज़्यादातर बुक में ये दिखता है। ठीक है, तो आप सोचेंगे कि ये डेफिनेशन है तो इसका नाम सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों है भाई, तो फिर नाम इसका SHM क्यों है? तो इसलिए मैंने बता दिया भाई कि ऐसा होने पे इसका नाम सिंपल हार्मोनिक में क्यों है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हार्मोनिक फंक्शन में रिप्रेजेंट हो सके डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन। तो आप बोलेंगे कि ये दो डेफिनेशन तो भाई वो कुछ और कह रहा है, ये कुछ और कह रहा है। नहीं भैया, दोनों डेफिनेशन सेम ही है। अगर एक समझते हो तो ये भी है, और ये अगर है तो वो भी है, दोनों सब एक ही बात है। कैसे भाई? देखो, मैंने दो चीज़ बताया। एक चीज़ तो ये कि जब हमारा डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन रहे, ऐसा ऑसिलेशन जिसमें एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहे? डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन रहे, तो वो SHM है। दूसरे में हमने क्या दिखाया भाई कि ऐसा ऑसिलेशन जिसमें डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हार्मोनिक फंक्शन। यही तो दो बात हम लोगों ने डिस्कस किए। अब देखो मैं बताता हूं कि ये दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही चीज़ कह रहा है। देखो कैसे। तो अगर मैं बोलूं कि इसमें से एक ले लेते हैं, मान लो चलो ये है, इसको हमने SHM बोला, जिसमें डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हार्मोनिक फंक्शन A sin ओमेगा टी। अभी आप इस पर ध्यान नहीं देंगे कि ये ओमेगा क्या है, साइन ओमेगा टी ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ये अभी थोड़ी देर के बाद पता लगेगा। लेकिन अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट इस तरह से रिप्रेजेंटेड हो, ये अगर है किसी ऑसिलेशन के लिए तो ये भी है, और ये है तो ये भी है। कैसे? देखो, मान लो यहाँ पे हम लोग एक SHM करा रहे हों, ध्यान देना, ये एक SHM करा रहे हैं जिसमें कि ये वाला मीन पोजीशन है और ये इसके दोनों तरफ ये इस तरह से ऑसिलेट हो रहा है। किसी मोमेंट पे जब ये x डिस्प्लेसमेंट पे है तो उस समय इसका एक्सेलरेशन वो निकालेंगे, क्योंकि ये वाला डेफिनेशन कहता है कि एक्सेलरेशन चेक करो, ये वाला डेफिनेशन कहता है कि x चेक करो। तो चलो मान लो इस डेफिनेशन को हम लोगों ने बेस बना करके आगे बढ़ना शुरू करते हैं। अगर हमारा x इज इक्वल टू A sin ओमेगा टी है तो मैं कोशिश करूंगा कि x अगर हमारा A sin ओमेगा टी है तो इसका एक्सेलरेशन निकाल करके देखते हैं कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड होता है। तो देखो भाई, इसको कैसे निकालेंगे? हमें तो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है जो फंक्शन ऑफ टाइम, तो इससे हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे भाई? तो एक बार डिफरेंशिएट करो,
सारा मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ होंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा इस ऑसिलेटिंग पार्टिकल का, ऑसिलेटिंग ब्लॉक का। डिफ्रेंशिएट करते हैं तो चलो भाई डिफ्रेंशिएट करेंगे, ए साइन ओमेगा टी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आपको पता है कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं भाई। अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ए साइन ओमेगा टी के, तो ए तो भैया कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएट किसको करोगे, साइन ओमेगा टी को। चलो भाई साइन ओमेगा टी को अगर डिफ्रेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, तो देखो भाई साइन ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग तो ए तो कांस्टेंट है, लेकिन जब साइन ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा भाई, तो साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा आएगा, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ये है। आप सोचेंगे ये कैसे हो गया, तो मैं बता दूंगा भाई। अभी अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं साइन 5x को, 5t को मान लो डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो कैसे करेंगे भाई, हमें नहीं पता है टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा। 5t है ना, ये साइन 5t है, कैसे डिफ्रेंशिएट करें t के रिस्पेक्ट में भाई, तो डिफ्रेंशिएट करो साइन 5t को विद रिस्पेक्ट टू 5t, क्योंकि साइन थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फिर चेन रूल अप्लाई करके 5t को डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। यही होता है, क्योंकि साइन थीटा का आपको पता होता है थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन 5t है, अब जब साइन 5t है तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे भैया, तो साइन 5t को डिफ्रेंशिएट करो 5t के रिस्पेक्ट में, थीटा ये है 5t, तो भैया थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तभी तो इसका लिख पाओगे कॉस थीटा, ये लिख पाएंगे। लेकिन चेन रूल क्या कहता है कि चलो भाई 5t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लिए, तो फिर 5t को विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करना, क्योंकि तुम्हें निकालना था विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएशन। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम डायरेक्ट नहीं हो सकता था, इसलिए 5t के रिस्पेक्ट में किया, फिर 5t को t के रिस्पेक्ट में किया। ये चेन रूल सबको पता है भाई, अब यहाँ चेन रूल तो पढ़ाने नहीं बैठे हैं, ये अपने आप कैंसिल होगा और हमें साइन 5t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t मिल जाएगा। तो ये आया साइन कॉस 5t और मल्टीप्लाइड बाई इसका, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 5 और t का डिफ्रेंशिएशन तो 1 होता है, 5 कांस्टेंट। तो ये हो गया, इसका मतलब यही हो गया कि साइन 5t को डिफ्रेंशिएट करोगे तो कॉस 5t लिखो, लेकिन जो t का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वही काम मैंने किया है, साइन ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट किया, समझो ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में, तो कॉस ओमेगा टी आया, और फिर ओमेगा टी को जब टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे तो ओमेगा आएगा ना, जैसे यहाँ 5 आया, ये मिला। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये मिला वेलोसिटी। बोलो भाई ये क्लियर है? किसी को डाउट हो तो बता दे भाई। ये डिफरेंशिएशन की सिंपल सी बात है भाई, चेन रूल होता था उसमें, नहीं भी अगर चेन रूल किसी को याद हो तो कम से कम इतना ज़रूर याद होना चाहिए कि साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई टी का जो कोफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, इसलिए ओमेगा से मल्टीप्लाई हो गया। अगर साइन 5t को डिफरेंशिएट करना है तो साइन 5t का कॉस 5t लिखो, टी का जो कोफिशिएंट उससे मल्टीप्लाई करो, शॉर्टकट में ये जानते हैं हम लोग। चलो भाई, तो ये आ गया। अब ये तो आया वेलोसिटी, हमें चाहिए एक्सेलरेशन, तो क्या करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार तो डिफरेंस किया, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, मीन्स एक्सेलरेशन निकालेंगे। वो क्या होगा भाई, तो वो होगा dv/dt। एक बार और इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, करते हैं डिफरेंशिएट, कोई बात नहीं। तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इसको डिफरेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है भाई। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, तो फिर हमारा ये एक्सेलरेशन आएगा। ए ओमेगा तो कांस्टेंट था भाई, बाहर आ गया, और कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो कॉस ओमेगा टी का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी। लेकिन ओमेगा टी को फिर करोगे तो फिर ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओमेगा टी को टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे फिर ओमेगा मल्टीप्लाई होगा, जैसे यहाँ पे हुआ था साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा टी का जो कोफिशिएंट है, वैसे ही कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस ओमेगा टी है भैया, खाली टी नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या मिला, तो ए मिला हमें माइनस ओमेगा से ओमेगा मल्टीप्लाई करो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, यानी कि एक्सेलरेशन जो हो गया वो एक्सेलरेशन हो गया, जो एक्स डिस्प्लेसमेंट पे हम लोगों ने एक्सेलरेशन निकाला वो आया माइनस
ओमेगा स्क्वायर एक कांस्टेंट है ओमेगा स्क्वायर, और ए साइन ओमेगा टी को मैं लिख सकता हूँ एक्स, ए साइन ओमेगा टी को लिख सकता हूँ एक्स। मीन्स एक्सेलरेशन जो निकाला एक्स डिस्प्लेसमेंट पे तो वो मिला प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन। एक्स पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, एक्स नेगेटिव तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, क्योंकि ये ओमेगा स्क्वायर तो भैया पॉजिटिव है। एक्स पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, एक्स नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव एक्सेलरेशन पॉजिटिव। मतलब एक्स पॉजिटिव है इधर है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, और एक्स नेगेटिव है इधर है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। तो ये अगर है तो ये भी तो है, यही तो हम लोग ढूंढ रहे थे। ऐसा जब भी रिलेशन होता है एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है तो उसको हम लोग एसएचएम बोलते हैं। इसलिए अगर डिस्प्लेसमेंट इन द फॉर्म ऑफ टाइम अगर लिखते हैं और वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हार्मोनिक फंक्शन से रिप्रेजेंट होता है तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाला, एक बार और डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकालते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं कि भैया ये तो कांस्टेंट टाइम्स एक्स ही है। इट मीन्स ये है तो ये है, इधर से डिफरेंशिएट करके इधर ले आए तो इधर से इंटीग्रेट करके वापस भी आ सकता है। थ्योरेटिकली आपको लाना नहीं है, क्योंकि यहाँ से वापस ले जाने में आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे। ये तो 2 बार डिफरेंशिएट करके ले आए, लेकिन ऐसा नहीं कि 2 बार इंटीग्रेट करके आप वहाँ ले आओगे। वो है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करना उतना ईजी नहीं होगा। हाँ, लेकिन इसका सॉल्यूशन होता है, आपके सिलेबस में नहीं है, बट इसको सॉल्व करके, क्योंकि यहाँ पे जो ये इक्वेशन मिल रहा है, ध्यान देना, ये इक्वेशन है एक्सेलरेशन का मतलब है एक बार dx/dt करते हो तो उसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ता है, इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। dv/dt को बोलते हैं एक्सेलरेशन, और v क्या है dx/dt। तो ये है तुम्हारा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसका मतलब डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x, इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये है इस इक्वेशन का मैथमेटिकल वर्जन, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। जब x भी है और उसका डेरिवेटिव भी है तो इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं ऑफ सेकेंड डिग्री। सेकेंड डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है इस वेरिएबल का, डबल डेरिवेटिव है। और सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। 12th में आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना सीखते भी है तो वो फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन 1 पावर तक का होता है या 2 पावर, इसलिए इसको सॉल्व करना आपके सिलेबस में नहीं है। बट हाँ, आगे एडवांस मैथमेटिक्स यूज करके ये आता है, वापस लाते हैं। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखना चाहें आप तो एच सी वर्मा में आप जाके सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर निकालेंगे तो उसमें आपको ऑसिलेशन ये इधर से वापस ये यहाँ से चल करके सॉल्व करता हुआ और ये लाने की कोशिश किया गया है। एक जगह शॉर्टकट मारा गया है, समझ तो पाएंगे नहीं वहाँ पे, लेकिन हाँ इतना प्रोसेस किया गया, लास्ट में जा करके अप्रॉक्सीमेशन है। तो आपको इसमें टेंशन नहीं लेना है। आपको बस अभी मैंने इसलिए करके दिखाया कि ये 2 डेफिनीशन वो अलग अलग नहीं हैं। अगर ये है तो ये भी है। मीन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन को देखने का, इंटरप्रेट करने का या डिसाइड करने का 2 अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई उसका डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल के डिसाइड करेगा। डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अगर सिंगल हार्मोनिक फंक्शन में आया तो एसएचएम है, नहीं तो नहीं है। और कोई इसमें मीन से एक्स डिस्प्लेसमेंट पे एक्सेलरेशन निकाल के देखेगा कि वो देखेगा कि प्रोपोर्शनल टू एक्स है या नहीं है। प्रोपोर्शनल टू एक्स है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन है, तो वो एसएचएम बोलेगा, नहीं तो नहीं बोलेगा। मीन्स एक ही को डिसाइड करने के 2 अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं और आपको दोनों जानने हैं। आपको दोनों जानने हैं और दोनों जानने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आते हैं स्कूल में या एंट्रेंस एग्जाम में जो कि इक्वेशन दिए रहते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना होता है एसएचएम है कि नहीं है। तो जब इक्वेशन दिए हुए हैं जो फंक्शन ऑफ टाइम, तो आपको ये देखना है कि वो इक्वेशन से हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हार्मोनिक फंक्शन में, सिंगल टर्म ऑफ हार्मोनिक फंक्शन में कन्वर्ट कर पाएंगे कि नहीं यूजिंग मैथमेटिक्स। अगर कर पाए तो एसएचएम है, नहीं कर पाएंगे तो एसएचएम नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। और कुछ सिचुएशन होते हैं जिसमें इक्वेशन नहीं दिया होता, सिचुएशन दिया हुआ है, तो उस सिचुएशन में कैसे निकालेंगे? उस सिचुएशन से थोड़ी ना एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालेंगे। उस सिचुएशन में मीन से एक्स पे हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं फोर्स कंसीडर करके, और एक्सेलरेशन निकाल के देखते हैं, चेक करते हैं कि प्रोपोर्शनल टू एक्स आया कि नहीं। अगर आया तो एसएचएम है, नहीं आया तो एसएचएम नहीं है। इसलिए आपको तो दोनों जानने पड़ेंगे।
आपको जब इक्वेशन दिया रहे तो आपको पहचानना है, तो आप यही डिसाइड करोगे, देखोगे कि जो इक्वेशन दिया है उससे मैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हार्मोनिक फंक्शन, मतलब एक टर्म ऑफ हार्मोनिक फंक्शन में रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ या नहीं। क्वेश्चन आएंगे, दे दिया जाएगा क्वेश्चन कि बताओ भाई x इज इक्वल टू, मान लो 4 sin 100t प्लस 3 cos 100t, ये SHM है या नहीं। तो आप यहाँ पे सीधा चेक करेंगे कि सिंगल हार्मोनिक में कन्वर्ट कर पाएंगे कि नहीं। तो हाँ भाई, आप सिंगल हार्मोनिक में कन्वर्ट कर पाओगे। इसको थोड़ा मैथमेटिक्स अप्लाई करके इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 sin ωt प्लस समथिंग। तो सिंगल हार्मोनिक में कन्वर्ट, ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे हो गया ये। तो अगर ऐसे आया तो भाई मैंने इसको सिंगल में कन्वर्ट कर लिया। अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करके किया, जब क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा। फिलहाल ये है कि ऐसा अगर आया तो ये और ये जब सेम रहता है तो सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट कर पाए तो SHM है, नहीं कर पाए तो SHM नहीं है। तो एक ये एस्पेक्ट होता है समझने का, और दूसरा होता है सिचुएशन दे दिया जाता है। अब स्प्रिंग मास मान लो सिस्टम है, ये है स्प्रिंग मास सिस्टम। अब बोला जाएगा कि ये SHM है कि नहीं है भैया, चेक करो। तो क्या मैं इसका अब x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, थोड़ी ना हमारे को दिया हुआ है कि a sin ωt है कि नहीं है, क्या है। तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें x डिस्प्लेसमेंट पे देखेंगे कितना फोर्स हुआ। तो x डिस्प्लेसमेंट में देखोगे स्प्रिंग फोर्स ही तो है, बाकी तो वेट फोर्स और नॉर्मल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है। वेट फोर्स और नॉर्मल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है, जो है स्प्रिंग फोर्स है। तो हम लोग जब एक्सेलरेशन निकालेंगे x डिस्प्लेसमेंट पे तो क्या लिखेंगे भाई, तो देखेंगे कि फोर्स डिवाइडेड बाई मास लिखने हैं। फोर्स कितना है भाई, तो माइनस के x है, डिवाइडेड बाई ये मास है, तो ये देख रहे हैं भाई कि माइनस कांस्टेंट टाइम्स x है। इसलिए यहाँ जैसे ही आया ये बोल देंगे कि भैया SHM है, स्प्रिंग मास सिस्टम SHM है। सो कई बार सिचुएशन दिए जाएंगे, तो सिचुएशन को देख करके अगर आपको डिसाइड करना होगा SHM है कि नहीं है, और SHM है तो कितना टाइम पीरियड है, तो वो हम लोग निकालेंगे। तो इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो जब सिचुएशन दिया रहे तो एक्सेलरेशन निकाल के चेक करो कि SHM है या नहीं। तो ये कंडीशन हम लोग चेक करते हैं कि एक्सेलरेशन हमारा माइनस कांस्टेंट टाइम्स x आया कि नहीं। आया तो SHM है, नहीं आया तो SHM नहीं है। और इक्वेशन दिया रहेगा तो इक्वेशन पकड़ेंगे। बोलो भाई, डेफिनेशन समझे? ये दो डेफिनेशन को हम लोगों ने हजम किया। चलो अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे और बात हम लोग करेंगे। इसमें किसी को डाउट है तो भाई बता दे। अभी तक में किसी को कोई डाउट है तो बता दे। दो डेफिनेशन देखा हम लोगों ने। एक था हमारा जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हार्मोनिक फंक्शन में रिप्रेजेंटेबल हो तो उसको हम लोग SHM बोलते हैं, और दूसरा था कि हमारा एक्सेलरेशन शुड बी प्रोपोर्शनल टू x एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन। ठीक है, तो ये देखा कि दोनों एक ही बात है, मतलब एक सेटिस्फाइड है तो दूसरा भी सेटिस्फाइड होगा। चलो अब जरा एक क्वेश्चन आता है, देखते हैं हम लोग। एक अगर x दिया हो तो स्पीड निकालना। क्वेश्चन लिखो, फाइंड स्पीड एंड एक्सेलरेशन as a function of x for given SHM, for any given SHM। किसी भी SHM के लिए स्पीड एंड एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x चाहिए, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम नहीं चाहिए, एज ए फंक्शन ऑफ x चाहिए। तो ये कैसे निकालेंगे, ये जरा समझते हैं हम लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोगों को स्पीड एंड एक्सेलरेशन निकालना हो एज ए फंक्शन ऑफ x, तो मैंने बताया कि कोई भी SHM जो होता है वो साइन या कोसाइन से रिप्रेजेंटेबल होना चाहिए और सिंगल टर्म होना चाहिए। चलो एक SHM ले लेते हैं और निकालते हैं फिर। तो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना हो, ऐसे अगर सिचुएशन मिले तुम्हें, तो आप कोई एक SHM ले लो। लेट x इज इक्वल टू a sin ωt।
ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम वैल्यू। जब साइन ओमेगा टी, जब ये ओमेगा टी π/2 हो जाएगा 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा और एक्स का वैल्यू ए हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम है, क्योंकि साइन ओमेगा टी का वैल्यू 1 से ज़्यादा तो होता नहीं है। हाफ होगा तो एक्स का वैल्यू a/2 हो जाएगा। जब ये वैल्यू हमारा 1/√2 हो जाएगा 45 डिग्री पे, 1/√2 होगा तो ए का वैल्यू, एक्स का वैल्यू a/√2 हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम एक्स क्या हो सकता है, तो एक्स मैक्सिमम हो सकता है हमारा ए, और इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। अच्छा भाई, ये सब तो आप जानते हैं। तो अगर मान लो हमने एक SHM लिया जो कि ये है, पर्पस क्या है, तो पर्पस है कि v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, v एज ए फंक्शन ऑफ x निकालें एंड एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x निकालें। ये दो हमें कैलकुलेट करने हैं x के फॉर्म में। कोई पूछ दे कि अच्छा भाई ये बताओ कि ये SHM हो रहा हो तो जब ये a/2 पे है, जब x का वैल्यू a/2 है तो उस समय इसका क्या स्पीड है, क्या एक्सेलरेशन है, और ओमेगा का वैल्यू मान लो दिया रहेगा कि ओमेगा का वैल्यू चलो भाई मान लो 100 पाई है, ये दे दिया कि ओमेगा इसका 100 पाई है। अब बताओ भाई x इक्वल टू जब a/2 मीन्स एम्पलीट्यूड के हाफ डिस्टेंस पे है, उस समय इसका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कितना है। तो आप एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लेकर ढूंढेंगे तो थोड़ी मिलेगा, आपको चाहिए वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x। तो खैर एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x तो आपको पता भी है, ओमेगा का वैल्यू रखो, x का वैल्यू रखो, मिल जाएगा, क्योंकि यही तो होता है, ये तो SHM का कंडीशन ही है। एक्सेलरेशन इज -ω²x, ओमेगा का वैल्यू दिया है, x का वैल्यू दिया है a/2, उस पर निकालना है, ये निकाल लोगे। लेकिन ये आया कहाँ से, ये समझो कि अभी हम लोग को ऑब्टेन करना है। ये तो डेफिनेशन था, इसलिए तुमने डेफिनेशन से इसको पकड़ा हुआ है, तो डेफिनेशन छोड़ो, अभी इससे हम लोग निकालना चाहेंगे ये दोनों रिलेशन। तो अगर x हमारा कोई एक ले लिया, साइन वाला ले लिया या कॉस वाला ले लें, कोई भी ले लें, तो इससे हम लोग निकाल लेंगे वेलोसिटी। कैसे भाई, डिफरेंशिएट करके। तो डिफरेंशिएट करेंगे भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ a साइन ओमेगा टी। बताओ भाई डिफरेंशिएशन अभी हम लोगों ने किया भी था, इसका कितना हो जाएगा ये, तो a तो कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी का क्या क्या बनेगा ये, तो कॉस ओमेगा टी बनेगा, और इनटू क्या होगा, इनटू ओमेगा होगा, बिल्कुल होगा। तो ये क्या मिला भाई, तो x इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी मिला, वेलोसिटी इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी मिला। यही जो यहाँ पे मिला था, यही जो इधर मिला था, वही तो मिलेगा। वेलोसिटी a साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट किया, a ओमेगा कॉस ओमेगा, वही यहाँ मिला है। जो ये काम के वही करने जा रहे हैं यहाँ। लेकिन इस बार हमें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम नहीं चाहिए, हमें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम नहीं चाहिए। क्या चाहिए, क्या चाहिए भाई, तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x चाहिए, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x चाहिए। अब क्या करें, अब क्या करें, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम x निकालने के लिए क्या करें भाई, ये तो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है। दिस इज वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। हमें ये नहीं चाहिए, हमें स्पीड चाहिए एज ए फंक्शन ऑफ x। तो x के फॉर्म में लिखना है भैया, x तो ये है, x के फॉर्म में लिखना चाहते हो, साइन ओमेगा टी x/a होगा। यहाँ से साइन ओमेगा टी को हम लोग लिख सकते हैं x/a, साइन ओमेगा टी इज x/a, ये लिख सकते हैं ज़रूर, बिल्कुल लिखो भाई। तो जब ये लिख सकते हैं तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हम लोग को टाइम नहीं चाहिए, टाइम नहीं चाहिए, हमें x चाहिए, तो मैं ये लिखूँगा कि a ओमेगा और कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ऐसा तो लिख सकते हैं भाई। क्यों लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि ये सब जानते हैं क्या भाई, कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ओमेगा टी होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल होता है। तो कॉस ओमेगा टी क्या हो जाएगा भाई, दोनों तरफ समझो रूट ले रहे हैं हम लोग, दोनों तरफ रूट ले रहे हैं, तो ये स्क्वायर है, ये ऐसा बन जाएगा, और इधर हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा। अच्छा भाई, ये सब तो सब जानते ही हैं, क्योंकि cos x होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो इसी बात का यूज़ कर रहे हैं और लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे मिला हमें v इज इक्वल टू a ओमेगा और √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी है x/a, तो 1 साइन ओमेगा टी को रख दिया x/a,
तो इससे हमें v मिल गया, अब टाइम हट गया, v मिल गया हमें a ओमेगा अंडर रूट, यहाँ a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर अगर एलसीएम लिया तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और a स्क्वायर जब रूट के बाहर आएगा तो a बन जाएगा, और a से ये a कैंसिल हो जाएगा, ये a हमारा इस a से कैंसिल हो जाएगा, और v का वैल्यू फाइनली आ गया ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द फाइनल रिजल्ट, जो कि हमारा v एज ए फंक्शन ऑफ x मिल चुका है, v एज ए फंक्शन ऑफ x मिल चुका है। बोलो भाई, क्लियर है यहां तक? किसी को डाउट हो तो बता दे भाई। मैथमेटिकल चैप्टर है, छूटेगा क्लास तो नहीं समझ पाएंगे। बहुत मैथमेटिकल है ये, इसमें फंसने का चांस पूरा बनेगा, इसलिए मैकेनिक्स ही खाली यूज़ होना है इसमें। अब देखो भाई, ये तो हमें मिल गया स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा याद रखना। अगर मान लो यहाँ पे a/2 पे निकालना है स्पीड, तो मैं बहुत इजीली निकाल सकता हूँ। कैसे भाई? तो v इज इक्वल टू होता है ओमेगा रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ मैं बोलूँगा कि v हो जाएगा ओमेगा यानी कि 100 पाई और अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x का वैल्यू a/2 लेना था तो a/2 रख देंगे। इससे क्या होगा भाई? तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर फोर 3a स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 3/2 a इंटू 100 पाई, ऐसा हम लोगों को स्पीड मिल जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है भाई, ये फॉर्मूला तो होता है। अब क्या करना है हम लोगों को? तो हमें चाहिए था एक्सेलरेशन भी, ये तो निकाल लिया हम लोगों ने, एक्सेलरेशन भी तो चाहिए। ठीक है भाई, एक्सेलरेशन भी चाहिए। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या किया था हम लोगों ने? तो एक्सेलरेशन के लिए एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। फॉर एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, क्या करें हम लोग? डिफरेंशिएट करते हैं एक बार और, विद रिस्पेक्ट टू क्या भाई? तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे भाई डिफरेंशिएट, क्या परेशानी है? डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा भाई? तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें dv/dt एक्सेलरेशन मिलेगा। तो भैया जब dv/dt करोगे मीन्स डिफरेंशिएट करोगे a ओमेगा कॉस ओमेगा t को, तो a ओमेगा कॉस ओमेगा t को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो a ओमेगा भाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी का क्या होता है भाई? तो माइनस साइन ओमेगा टी और इंटू ओमेगा ये आएगा। तो इससे क्या मिलेगा भाई? तो वही जो अभी हम लोगों ने निकाला था थोड़ी देर पहले, माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी, और a साइन ओमेगा टी को तो x बोलते हैं, इसलिए ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर x, क्योंकि ये तो है x। सो एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ये सबको मालूम है, तो ये यूज़ करेंगे, इससे एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, इससे स्पीड निकाल लेंगे। तो जो क्वेश्चन था कि भैया हमें किसी भी एसएसएम के लिए स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ x और एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x चाहिए, तो वो दोनों हमें ऑब्टेन हो चुका है। ये हो गया एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x, मिल गया। बोलो भाई, बोलो भाई पहलवानों, क्लियर है यहां तक? Yes, sir. तो इस बेसिस पे, अब बस 2 मिनट में फिनिश करने वाला हूं। इस बेसिस पे अगर कोई पूछे कि बताओ भाई एट मीन स्पीड क्या होगा, मीन का मतलब है x इक्वल टू 0, एट मीन स्पीड का क्या होगा? मीन पोजीशन मतलब x इज इक्वल टू 0। तो एट मीन पोजीशन अगर स्पीड निकालना चाहेंगे तो क्या होगा? तो स्पीड जो होगा वो v होता है ये ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। हम लोग किसी भी x के लिए निकाल सकते हैं। तो जब मीन के लिए निकालना चाह रहे हैं तो वेलोसिटी एट मीन क्या होगा? तो ये होगा ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, क्योंकि मीन पे तो x 0 होता है, वो रख दिया। तो क्या मिला भाई? तो ओमेगा इंटू a। सो ये है v एट मीन पोजीशन विच इज मैक्सिमम वैल्यू।
मैक्सिमम स्पीड होता है कहाँ पे, मीन पे ही होगा। क्योंकि देखो भाई ओमेगा तो फिक्स्ड है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस कुछ होगा तो कम होगा वैल्यू, अगर माइनस 0 हो तो वही हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा, क्योंकि कुछ भी x का वैल्यू हो जाएगा तो वो सब्ट्रैक्ट कर देगा, कम कर देगा, इसलिए x का वैल्यू जब 0 हो तो वो मैक्सिमम है। दिस इज मैक्सिमम स्पीड। अगर आपने किसी और स्पीड पे निकालो, किसी और x के लिए निकालोगे तो स्पीड तुम्हारा इससे तो कम ही आएगा। मीन पोजीशन पे ये मिला। अच्छा भाई, अगर मैं बोलूं कि एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन किसको बोलते हैं भाई, तो एट एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं हम लोग x जब हमारा बिल्कुल इस एक्सट्रीम पे हो या उस एक्सट्रीम पे हो, मीन्स x का वैल्यू चाहे तो प्लस a हुआ हो या माइनस a हुआ हो, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम 2 पोजीशन होते हैं, ये एक्सट्रीम पोजीशन हुआ। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा वेलोसिटी, तो ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू ए लिखो या माइनस ए लिखो तो ये ए स्क्वायर ही हो जाएगा, दैट इज क्या मिलेगा 0। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड 0 होता है, सबको मालूम है भाई स्पीड एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 ही होता है, मीन पे मैक्सिमम होता है। किसी और पे चाहिए तो वैल्यू रख दो एक्स का जो वैल्यू रखोगे उस हिसाब से मिलता जाएगा। सो आज हम लोगों ने ये देख लिया कि डेफिनेशन एसएचएम का क्या हुआ, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, और हम लोगों ने 2 डेफिनेशन को एक समझा और ये देखा कि किसी भी एसएचएम में अगर हम लोग स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए या एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए तो वो हमें मिल चुका है। बोलो भाई क्लियर है। सबसे पहले तो आपने देखा कि क्या पीरियोडिक मोशन, क्या ऑसिलेटरी मोशन, क्या नॉन ऑसिलेटरी मोशन और एसएचएम क्या है, इसके हम लोगों ने फिर डेफिनेशन देखे और डेफिनेशन देख करके फाइनली हम लोगों ने स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, इसको अच्छे से आप इसका नोट्स ज़रूर बनाएं ताकि आगे रिवाइज कर पाएँ। एग्ज़ाम से पहले, अगर आपके स्कूल का एग्ज़ाम है तो उससे पहले 2 बार रिवीजन 3 बार रिवीजन होना ज़रूरी है, तब आप अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। और एंट्रेंस का एग्ज़ाम जेई का या नीट का दे रहे हैं तो उसके पहले 4-5 बार का रिवीजन ज़रूर होना चाहिए, और वो तभी हो पाएगा जब आपके पास शॉर्ट नोट आपके पास हैं, शॉर्ट नोट्स जो आपके बनाए हुए हैं वो आपके पास हों। तो सारे मेन पॉइंट्स को आपको ज़रूर लिख के रहना चाहिए। एक बार तो आपको क्लास नोट बनाना चाहिए, जिनके पास कम टाइम है वो शॉर्ट नोट्स बनाते चलें, करना ज़रूर पड़ेगा, मेहनत